मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत पर बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हम संप्रेषण की परिभाषा जान सकेंगे, संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व की जानकारी जान पाएंगे, संप्रेषण की प्रविधि के बारे में जान सकेंगे, संप्रेषण के लिए रचनाकार की अपेक्षित योग्यताएं जान पाएंगे, कलाकार की समानता का सिद्धांत समझ सकेंगे और संप्रेषण की सीमाएं जान सकेंगे। असल में जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है और दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है, तो इसे हम संप्रेषणीयता कहते हैं। मानना चाहिए कि किसी एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने को ही काव्यशास्त्र में संप्रेषण का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आई.ए. रिचर्ड्स माने जाते रहे हैं। कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। संप्रेषण की क्षमता सभी में एक जैसी नहीं होती, ये बात हम आप सब जानते हैं। जिस कलाकार की संप्रेषण क्षमता जितनी अधिक होती है वह उतना ही सफल माना जाता है। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के चौथे अध्याय और 21वें अध्याय में क्रमशः कम्युनिकेशन एंड द आर्टिस्ट और ए थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन उपशीर्षक के तहत अपनी संप्रेषण संबंधी अवधारणा के मूलभूत विचार दर्ज किए हैं। सबसे पहले हम संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्वों पर बात करते हैं। संप्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है वे हैं कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक, विस्तृत और प्रभावकारी होनी चाहिए। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार या कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। कलाकार और प्रेक्षक के अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से उन्हें संप्रेषणीय बनाना चाहिए। इस तालमेल के बिना संप्रेषणीयता असंभव है। संप्रेषण के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं में 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहली कि वे एक सी हों, दूसरी कि वे विविध हों और तीसरी कि उत्तेजनाओं से प्रेरित होने वाली हों। संप्रेषण का अर्थ और स्वरूप पर बात करते हुए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। कोई भी कला होगी तो उसका संप्रेषण होता है। वह चाहे किसी मूर्ति का दर्शक के मन पर हो, किसी काव्य का श्रोता या पाठक के मन पर हो। तो कलाकार का अनुभव सब जानते हैं हम लोग कि विशिष्ट और नव्य होने के कारण उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए मूल्यवान है। संप्रेषण से अभिप्राय एकात्म, एकस्व, अद्वितीय, एकमेक होना नहीं बल्कि एक सार होना, सदृश होना, संभाव्य होना, एक सूत्र होना, एक मत होना, एक रूप, एकतान होना इत्यादि है। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के सारे समीकरण एक सत्तावाद का या एकत्ववाद का या अद्वैत भाव का विभ्रमों में नहीं बल्कि एक स्वरता, सहमति, एक रूपता,
एक सूत्रता, एकीकृत एकतानता आदि के आलोक में ही सार्थक ढंग से खुलते हैं। संप्रेषण के विश्लेषण के उपक्रम में रिचर्ड्स मन की अलग अलग सत्ता को आधारभूत तथ्य मानकर चलते हैं। उनका कहना है कि मन तो अलग अलग है ही, दो मन अर्थात कवि और पाठक का मन, तो दो मन की अनुभूतियां भी पृथक हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया वहाँ घटित होती है जहाँ अलग अलग व्यक्तियों की अनुभूतियों में प्रायः समानता हो। संप्रेषण तब घटित होता है जब एक मन अपने परिवेश के प्रति इस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है और उस दूसरे मन में ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम मन की अनुभूति के समान और अंशतः उसके कारण उत्पन्न होती है। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का नाभिकीय वक्तव्य उक्त पंक्तियों में ही निहित है। संप्रेषण के अर्थ और स्वरूप के बारे में रिचर्ड्स ने अपनी मूल स्थापनाओं को प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रखने का प्रयास किया है। अन्य पुस्तकों मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स इत्यादि में भी रिचर्ड्स ने संप्रेषण के बारे में अनेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं। रिचर्ड्स के संप्रेषण विश्लेषण का अभीष्ट संप्रेषण का अर्थ द्योतन नहीं बल्कि संप्रेषण के तात्पर्य के अन्वेषण से है। दूसरे, रिचर्ड्स ने संप्रेषण को अलौकिक, अनिर्वचनीय, रहस्यमूलक और दुर्बोध्यता के घेरे से बाहर निकालकर उसके बारे में एक बोधगम्य और व्यावहारिक व्याख्या पद्धति के निर्माण का प्रयत्न किया है। रिचर्ड्स की व्याख्या पद्धति स्पष्ट, विवेकी, स्वीकार्य और व्यावहारिक है। सबसे पहले तो उन्होंने उन रहस्यमूलक और अविवेकी विभ्रमों के निराकरण का प्रयास किया है जो समीक्षा की दुनिया में प्रवादित रहे हैं। उनका कहना है कि समीक्षा में कुछ अन्य विषयों की तरह संप्रेषण व्यापार पर भी रहस्यमय ढंग से सोचा गया है। संक्षेप में रिचर्ड्स ने 3 प्रकार के विभ्रमों का उल्लेख किया है। वे इस तरह हैं कि कुछ लोग संप्रेषण का अर्थ अनुभूतियों का वास्तविक स्थानांतरण या संक्रमण समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जेब में एक सिक्का दूसरे व्यक्ति की जेब में चला जाता है। रिचर्ड्स को अनुभवों के प्रत्यक्ष स्थानांतरण की यह अवधारणा किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। रिचर्ड्स ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा विभ्रम रिचर्ड्स के अनुसार विलियम ब्लेक जैसे रहस्यवादियों का है। इस रहस्यपरक व्याख्या पद्धति के अनुसार अनिर्वचनीय शक्ति या सत्ता के रूप में एक ही मनस्थिति कभी एक मन को, कभी दूसरे मन को, कभी एक ही साथ अनेक मनों को व्याप्त कर लेती है। और तीसरा कि कुछ अन्य लोगों के अनुसार संप्रेषण का आधार मन की व्यापक सत्ता है। मनुष्य के मन का क्षेत्र इतना विस्तृत अर्थात घेरने वाला है कि एक मन का अंश दूसरे तक पहुंचकर उसका अंग बन जाता है। इस तरह मन का मन में परकाया प्रवेश होता है अर्थात एक ही मन की सत्ता मूलकता के विविध पक्ष अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होते हैं। उक्त व्याख्या पद्धति को रिचर्ड्स सिरे से नकारते हैं और उन्हें अति प्राकृत, अनुभवातीत, अवैज्ञानिक या अनभिज्ञेय कहते हैं। उनका स्पष्ट अभिमत है कि वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति के निर्माण में उपर्युक्त अभिधारणा का कोई स्थान नहीं है। अब थोड़ी सी बातचीत हम संप्रेषण की प्रविधि पर करते हैं। संप्रेषण की प्रविधि के बारे में रिचर्ड्स के संश्लेषण के सूत्र स्पष्ट हैं और रिचर्ड्स ने इसे सिद्ध करने के लिए एक स्थिति का रूपक प्रस्तुत किया है। इस स्थिति की व्याख्या में जाने से पहले यह समीचीन प्रतीत होता है
कि हम रिचर्ड्स के संश्लेषण के प्रवेश बिंदु को ठीक ठीक समझ लें। संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है और कम से कम दो दृष्टियों से इसकी अलग अलग कोटियां बनाई जा सकती हैं। पहली कोटि है उस स्थिति की जिसमें दो अनुभूतियां कम या अधिक एक दूसरे के समान हो। दूसरी वह है जिसमें दूसरी अनुभूति अर्थात जो ग्राहक या पाठक की अनुभूति होगी वह कम या अधिक पहले की अनुभूति पर आधारित हो, अर्थात कवि की अनुभूति पर आधारित हो। इन स्थितियों में समझ बनाते हुए रिचर्ड्स ने एक रूपक का प्रस्ताव दिया है। मान लें कि क एवं ख दो मित्र हैं और वे किसी रास्ते पर जा रहे हैं और वे किसी न्यायाधीश को बगल से गुजरते देखते हैं। तो व्यक्ति क ख को टोकते हुए कहता है, वह देखो मुख्य न्यायाधीश जा रहे हैं। यहाँ व्यक्ति ख का आकस्मिक अनुभव व्यक्ति क पर आधारित होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ख व्यक्ति क के साथ नहीं होता और क ने अकेले मुख्य न्यायाधीश को देखा होता तो ख का अनुभव बहुत कुछ स्वयं के द्वारा इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश को देखी गई या सुनी गई स्मृति पर निर्भर होता। और दूसरा कि शेष अनुभव के लिए उसे क की वर्णन क्षमता पर निर्भर करना होता। ऐसी स्थिति में क के पास असाधारण वर्णन कौशल न हो और ख के पास असाधारण ग्राह्य शक्ति व स्मृति न हो तो दोनों के अनुभव मोटे तौर पर मेल खाएंगे व उनके अनुभवों में समानता होगी। ऐसा भी संभव है कि दोनों की अनुभूति में कोई समानता ना हो और दोनों में से किसी के पास मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई उल्लेखनीय स्मृति ना हो। रिचर्ड्स इसके उपरांत संप्रेषण की कठिन स्थिति की विस्तृत चर्चा क्रमानुसार ए थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस, टॉल्स्टॉयज इन्फेक्शन थियरी और द नॉर्मलिटी ऑफ द आर्टिस्ट आदि अध्यायों में की है। प्राथमिक स्तर पर रिचर्ड्स का कहना है कि वक्ता श्रोता के समान अनुभव स्रोतों के बावजूद कठिन स्थितियों में संप्रेषण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुभवों की समानता का किस मात्रा में उपयोग किया गया है। आशय यह कि यदि विगत अनुभवों का उपयोग किए जाने से संप्रेषण में सफलता की संभावना अधिक रहेगी, अन्यथा कम रहेगी। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की कठिन स्थिति के दो पहलू हैं। पहली स्थिति वह है जिसमें वक्ता को श्रोता के अनुभव के निमित्त को प्रस्तुत और नियंत्रित करना पड़ता है। दूसरी स्थिति वह है जब श्रोता को अपने विगत और व्यक्तिगत अनुभवों को वर्तमान पाठ के अनुभव में प्रविष्ट होने से रोकना पड़ता है। अर्थात संप्रेषण वहाँ कठिन हो जाता है जब वक्ता को ही श्रोता के अनुभव के लिए आवश्यक उपादान जुटाने पड़ते हैं और दूसरी तरफ श्रोता के अपने कुछ विगत अनुभव होते हैं जो उसकी वर्तमान अनुभूति को बाधित करते हैं, जो अनावश्यक और अनपेक्षित होते हैं। सरल वस्तुओं के लिए संप्रेषण आसान होता है, मगर जटिल वस्तुओं के लिए यह उतना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति किसी प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होगी वह समान रूप से दूसरे की नहीं भी हो सकती है। हम इस उदाहरण की अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला व्यक्ति कल कल बहते झरने को देखकर
जीवन की दुर्दमनीय निरंतरता के बारे में सोच रहा होगा, तो दूसरा व्यक्ति उसी झरने के किनारे झाड़ी में खिले हुए फूल को देखकर जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोच रहा हो सकता है। संप्रेषण की कठिन स्थितियों में प्रेषण के साधन भी अनिवार्यतः और अनुरूपेण जटिल हुआ करते हैं। किसी शब्द का प्रभाव अपने सहवर्ती शब्दों के लिए भी अलग अलग हो जाता है। दूसरी तरफ अस्पष्ट वस्तु भी उचित प्रकरण के कारण सुनिश्चित, स्पष्ट और उद्भासित हो उठती है, अर्थात एक तत्व का प्रभाव दूसरे तत्व पर पड़ता है। इसी उपक्रम में रिचर्ड्स का एक मंतव्य मननीय और मानकीय है कि कठिन और गहरे संप्रेषण की स्थितियों की दृष्टि से काव्य को गद्य की अपेक्षा श्रेष्ठता प्राप्त होती है, चूंकि काव्य गद्य की अपेक्षा संप्रेषण का जटिल साधन है। रिचर्ड्स संप्रेषण की कठिनाई और गहराई में अनिवार्यतः संबंध नहीं स्वीकारते। संप्रेषण की गहराई का अर्थ यह है कि अंतर्वस्तु या कथन में जिन अनुक्रियाओं की अपेक्षा रहती है वे पूर्ण रूपेण प्रतिफलित हो। रिचर्ड्स कहते हैं कि जहां केवल अभ्युद्देशन अर्थात नोटिफिकेशन ही किया जाना है, वहां संप्रेषण का गहरा रूप उपलब्ध नहीं होता। इस बातचीत के बाद अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत संप्रेषण के लिए कलाकार की अपेक्षित योग्यताएं पर करते हैं। रिचर्ड्स की राय है कि वक्ता की असाधारण योग्यता का अर्थ है कि वह अनुभव की विगत समानता का उपयोग करता है। श्रोता की असाधारण ग्रहण शक्ति का अर्थ है कि उसमें विवेक और व्यंजना शक्ति की उपस्थिति रहती है। इसके साथ ही रिचर्ड्स इन दो तथ्यों की चर्चा करते हैं कि विगत अनुभवों को बिना एक दूसरे से उलझाए उनका मुक्त और स्पष्ट पुनरुत्थान हो। दूसरा, अनावश्यक व्यक्तिगत ब्यौरों तथा आकस्मिकताओं पर नियंत्रण हो। उल्लेखनीय है कि रिचर्ड शायद पहले समीक्षक हैं जिन्होंने भावक या पाठक की अर्हताओं पर विचार किया। हालांकि रिचर्ड्स ब्यौरेवार भावक की योग्यता के रूप में निम्नलिखित गुण गिनाए हैं। वे हैं साहस, सद्भावना, अनुचित अहंकार का अभाव, ईमानदारी, मानवीयता, उच्चतर अर्थ में विनम्रता, विनोद वृत्ति, सहनशीलता, उत्तम स्वास्थ्य। ये सारी विशिष्टताएं रिचर्ड्स ने भावक की योग्यता के लिए गिनाई है। यद्यपि रिचर्ड्स ने इन बहुचर्चित मानवीय सद्गुणों की विस्तृत सिद्धांत मूलक व्याख्या नहीं की है। भावक की अपेक्षित योग्यताओं की चर्चा करते हुए रिचर्ड्स ने जिस शब्द बंध का सर्वाधिक प्रयोग किया है वह है अतीत के अनुभवों की सुलभता। उनके अनुसार यही सबसे वांछनीय तत्व है। सुलभता का रहस्य यह है कि रचनाकार पर बाह्य प्रभाव पड़ता है और वह उन्हें आसानी से विन्यस्त कर पाता है। वह प्रभावों को मुक्त रूप से सुरक्षित रख पाता है और बड़ी सहजता के साथ इनसे नए संबंध स्थापित कर लेता है। किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी रचनाकार की सबसे बड़ी खूबी यही है। कवि अपने अनुभवों के विविध तत्वों में सूक्ष्म, स्वतंत्र और व्यापक ढंग से संबंध स्थापित कर पाता है। सर्वमान्य तथ्य है कि संप्रेषण के बारे में रिचर्ड्स की यह स्थापना सर्वथा मौलिक और निजस्व है। अतीत के अनुभव से प्राप्ति और उसकी सुलभता दोनों भिन्न वस्तु है। बहुत सारे व्यक्तियों में
बहुत सारी अच्छी स्मृतियां होती हैं, परंतु वे इस वरदान का लाभ नहीं उठा पाते। अपनी स्मृतियों को वे कलात्मक ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें किसी कला का रूप नहीं दे पाते। अनुभव की प्राप्ति मूलक और आवृत्ति मूलक अवधारणा मात्र संप्रेषण के लिए लाभकर न होकर एक बुराई ही है, क्योंकि इसके कारण आवश्यक और अनपेक्षित अनुभवों में विच्छेद करना मुश्किल हो जाता है। रिचर्ड्स का कहना है कि जिन लोगों का अतीत संपूर्ण रूप से उनके पास लौट आता है, उनके लिए पागलखाने जाने की संभावना अधिक रहती है। व्यतीत के अनुभव की सुलभता के संदर्भ में रिचर्ड्स का दूसरा महत्वपूर्ण पदबंध है कि व्यतीत के अनुभव का मुक्त पुनरुत्पादन हो। किसी अनुभव का स्मरण मात्र ही पुनरुत्पादन नहीं है, और यह भी नहीं कि वह अनुभव कब, कहाँ और किस प्रकार घटित हुआ था, इसका ब्यौरा दे दिया जाए। मुक्त पुनरुत्पादन का अर्थ है कि उस विशिष्ट मनस्थिति को सुलभ बना दिया जाए। रिचर्ड्स स्वीकारते हैं कि क्यों कुछ अनुभव सुलभ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक ढंग से कहना मुश्किल है, लेकिन कोई अनुभव मुक्त पुनरुत्पादन के लिए कहाँ तक सक्षम या अर्हता संपन्न है, यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि विगत दौर में कौन से आवेग और अभिरुचियां उसमें सक्रिय थी। उल्लेखनीय है कि जब तक समान अभिरुचियां और आवेग सक्रिय न हो, अनुभव का पुनरुत्पादन कठिन होता है। अतएव अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव में निहित आवेग महत्वपूर्ण है। अनुभव के पुनरुत्पादन की पहली शर्त यही है कि समान आवेग घटित हो। जिन अनुभवों के आवेग में सरलता होती है, उनमें पुनरुत्पादन की संभावना प्रायः कम होती है। जिनमें आवेग की जटिलताएं अधिक होती हैं, उनमें पुनरुत्पादन की क्षमता अधिक होती है। इसी उपक्रम में रिचर्ड्स की तीसरी मौलिक स्थापना है कि जिन अनुभवों में अधिक व्यवस्था रहती है, उनके पुनरुत्पादन की अधिक संभावना रहती है। जिनमें उलझन और संभ्रम अधिक रहते हैं, उनके पुनरुत्पादन की संभावना कम रहती है। रिचर्ड्स के अनुसार एक कलाकार को एक भावक के रूप में विचार करना सबसे लाभप्रद है, लेकिन वह स्वयं को शायद ही इस रूप में देखता है। एक कलाकार अपनी कला में संप्रेषण की योग्यता लाने के लिए सजग और सतर्क होकर अलग से कोई प्रयत्न नहीं करता। यदि ऐसा करे तो निश्चय ही वह कला महत्वपूर्ण होगी। थोड़ी सी बातचीत अब हम कलाकार की सामान्यता का सिद्धांत पर करते हैं। यह भी संप्रेषण से जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि सफल संप्रेषण के लिए कवि की दूसरी महत्वपूर्ण अर्हता है सामान्यता। संप्रेषण की विफलता का अर्थ है संप्रेषित होने वाली अनुभूतियों का भावक की अनुभूतियों से मेल नहीं खाना। इसमें सामान्यता की बहुत बड़ी भूमिका है। सामान्यता के सिद्धांत की स्थापनाएं ये हैं कि सफल संप्रेषण के लिए सभी भावकों में अपने प्रभावशील उद्दीपनों के साथ कुछ आवेगों का सामान्य रूप में रहना आवश्यक है। कि किस प्रकार एक आवेग दूसरे आवेग को प्रभावित और परिवर्तित करता है, इस दृष्टि से भी उनमें समानता होनी चाहिए। दूसरा है कि उद्दीपनों के अभाव में कुछ और आवेग
उत्थित हो सकते हैं। रिचर्ड्स ने इन आवेगों को कल्पनायुक्त आवेग कहा है। उनके अनुसार इनके लिए मूर्ति विधान अनिवार्य नहीं होता। तीसरा है जिसमें रिचर्ड्स अपने स्पष्ट अभिमत देते हैं कि संप्रेषण का प्रयोजन कल्पना के उत्थित पक्ष से नहीं बल्कि कल्पना के निर्माण पक्ष से होता है। आगे की पद्धति यह है कि संप्रेषण के लिए अतीत के अनुभव की अपेक्षा वर्तमान का अनुभव कम महत्वपूर्ण नहीं होता। कई बार यह होता है कि किसी जबरदस्त संवेग के प्रभाव में जो दृश्य देखा गया था वही दृश्य मनोदशा बदल जाने पर बहुत बदला हुआ मालूम पड़ता है। इस तरह कल्पना की निर्माण प्रक्रिया में वर्तमान स्थिति का हाथ अतीत की अपेक्षा, जो कि कल्पना का दूसरा स्रोत होता है, कम नहीं होता। संप्रेषण की कठिन स्थिति में कलाकार के पास कुछ ऐसे साधन होने चाहिए जिसके द्वारा वह भावक के अनुभव का एक अंश तक नियंत्रण कर सके। और दूसरी स्थिति है कि ऐसी आवृत्ति को अवसर न मिले जो व्यक्ति में अलग अलग हो। प्रत्येक कला के आधार के रूप में सामान्यतया एक रूप आवेगों का टाइप पाया जाना, जो एक बाहरी ढांचा बना सके और जिसके अंदर शेष अनुक्रियाएं विकसित या क्रियारत हों, आवश्यक है। कला के रूप तत्व ऐसे उद्दीपनों को प्रस्तुत करते हैं जिनके ऊपर भावकों की अनुक्रियाओं की एक रूपता के लिए निर्भर हुआ जा सकता है। रिचर्ड्स कहते हैं कि सामान्य अर्थात सामान्य होने का अर्थ मानक होना चाहिए, न कि औसत। संप्रेषण के अर्थान्वेषण प्रकल्प में मानक और औसत की द्विभाजकता रिचर्ड्स की मौलिक स्थापना है। औसत लोगों से कलाकार का कितना और कैसा अंतर होना चाहिए, मूल्य विवेचन के तहत रिचर्ड्स ने इसकी व्याख्या की है। अगर किसी कलाकार की मनोव्यवस्था इतनी उत्केंद्रित और विलक्षण है कि वहाँ तक आम लोगों की बिल्कुल पहुँच न हो, तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, भले ही उसकी मनोव्यवस्था स्वयं में बहुत अच्छी हो। उनका स्पष्ट कहना है कि जिन मनस्थितियों तक सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं होती, वे प्रायः किसी न किसी स्तर पर दोषग्रस्त होती है। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत पर इतनी बातचीत करने के बाद बहुत आवश्यक है कि संप्रेषण की सीमाओं पर भी कुछ बातचीत हो। रिचर्ड्स की राय है कि वे कविता में बुराई के दो अलग अलग पक्ष मानते हैं। एक उसका मूल पक्ष है तो दूसरा उसका संप्रेषण पक्ष। कभी तो कविता इसलिए बुरी होती है कि उसका संप्रेषण पक्ष त्रुटिपूर्ण है, और कभी तो इसलिए कि जिस अनुभूति का वह संप्रेषण कर रही है वह कमतर, अश्रेयमूलक और दोषयुक्त है। कभी वह दोनों दृष्टियों से बुरी होती है। संप्रेषण की दृष्टि से दोषयुक्त रचना को रिचर्ड्स खराब कविता न कहकर त्रुटिपूर्ण कविता कहते हैं। संप्रेषण की नज़र में कामयाब होते हुए भी अनुभूति के मूल्य की दृष्टि से निकृष्ट कवि को रिचर्ड्स बुरी रचना कहते हैं। उसी प्रकार किसी पॉपुलर कवित्री एला व्हीलर विलकॉक्स की एक कविता को पूर्ण रूपेण उद्धृत कर उन्होंने विस्तार पूर्वक दिखाया है कि यहाँ संप्रेषण की दृष्टि से
तो सफलता है, मगर अनुभूति का मूल्य कमतर या नगण्य है। यहाँ हम अधुनातन हिंदी फिल्मी गीतों के एकांश को समक्ष रखकर इस तथ्य को समझ सकते हैं, ये गीत संप्रेषण की दृष्टि से तो सफल होते हैं, लेकिन अनुभूति के मूल्यांकन होने की दृष्टि से एकदम नहीं। उल्लेखनीय है कि रिचर्ड्स ने इसी आधार पर पॉपुलर लिटरेचर के कारक तत्वों पर विचार किया है। यहाँ कहना ही पड़ता है कि रिचर्ड्स शायद पहले समीक्षक हैं जिन्होंने लोकप्रियता के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयत्न किया और इसके लोकमानस की मनोव्यवस्था की व्याख्या की। लोकप्रियता के रहस्य की व्याख्या करते हुए रिचर्ड्स ने मनुष्य की बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के भावनात्मक विकास पर प्रकाश डाला है। 10 वर्ष तक कोई बालक संचित अभिवृत्तियों से अनजान व अपरिचित रहता है, पर चिंतन की शक्ति के विकास क्रम में अनुभवों की प्रत्यक्ष सक्रियता का स्थान अभिवृत्तियां ले लेती हैं। दीर्घकालिक चिंतन के प्रभाव में, दीर्घकालीन चिंतन के अभाव में अभिवृत्तियां निश्चल हो जाती हैं। हम अनुभव से हटकर अभिवृत्ति में निवास करने लगते हैं। किसी भी अभिवृत्ति के विकास में अनेक क्रमिक स्थितियां होती हैं। इन्हें रिचर्ड्स अभिवृत्ति का विश्राम बिंदु कहते हैं। इन्हें पार करना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। अतएव वे अभिवृत्तियां अनगढ़, अपूर्ण और अविकसित रह जाती हैं। तभी अभिवृत्तियों से तर्क गायब होने लगते हैं और उन्हें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। फलतः अधिकांश व्यक्ति इन अभिवृत्तियों के अपूर्ण गृह में निवास करते हैं। अभिवृत्तियों के स्थिरीकरण के बहुत सारे घाटे हैं। वह व्यक्ति तथ्यों का सामना करने में असमर्थ होता है और फिक्शन की दुनिया में जीता है। इस काल्पनिक जगत का निर्माण उसकी संचित मानसिक अनुक्रियाओं के प्रक्षेपण द्वारा होता है। इन्हीं संचित अनुक्रिया की सहायता से लोकप्रिय लेखक विजयी बनता है। अभिवृत्तियों की निश्चलावस्था या विरामावस्था का स्पर्श करने वाली रचनाएं लोकप्रिय हो जाती हैं। लेकिन आनंद को ही कविता का मूल मानने वाले रिचर्ड्स का स्पष्ट अभिमत है कि ऐसी रचनाएं निरर्थक या हीन नहीं होती। पर सच्चाई तो यह भी है कि कोई पाठक अगर गुलशन नंदा के झील के उस पार पढ़ लेने के बाद वान भट्ट की आत्मकथा या शेखर जोशी की कहानी कोशी का घटवार पढ़ लेता है तो उसके स्टॉक रिस्पांस के बिंदु उसके स्टॉक रिस्पांस के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। उसकी अचल अभिवृत्तियां सचल हो जाती हैं और उसके लिए पीछे लौटना अर्थात गुलशन नंदा की तरफ लौटना असंभव हो जाता है। रिचर्ड्स का यह निश्चल अभिवृत्तियों की संचित अनुक्रिया स्टॉक रिस्पांस का प्रावधान संप्रेषण सिद्धांत के एक मौलिक प्रसंग को जोड़ता है। इस उपक्रम में रिचर्ड्स की मूल स्थापना है कि कला के संप्रेषण पक्ष और मूल्य पक्ष में स्पष्ट अंतर रखना चाहिए। यदि कोई कविता संप्रेषण के स्तर पर पूर्णतः विफल हो, फिर भी उसके मूल्य पक्ष की हम अवहेलना नहीं कर सकते। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रचलित प्रेषणीयता शब्द की नवीन व्याख्या करते हुए रिचर्ड्स ने कहा है कि प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है, अपितु मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। प्रेषणीयता में जो कुछ होता है
वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो कि पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है, तो उसे प्रेषणीयता कहते हैं। वस्तुतः किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। कवि, कलाकार या सर्जक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभूत किया जाना ही संप्रेषण है। रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। कला की प्रतिक्रियाएं एक रस हों, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हों। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कला में प्रेषणीयता आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज एवं स्वाभाविक रूप में अपना कार्य करेगा, उसकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेषणीय होंगी। संप्रेषण तभी पूर्णता से होता है जब विषय रोचक और रमणीय होता है।